हेलो स्टूडेंट्स, आज ही क्लास 11th का मेरा पहला वीडियो है और टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स केमिस्ट्री के। तो सबसे पहले बेसिक सी नॉलेज है केमिस्ट्री क्या है। सो केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस। देन मैटर, व्हाट इज़ मैटर? फ्रॉम क्लास 5 you are studying anything which occupies space and have mass, that is called matter. Types of matter, generally from 9th you have studied very well. मैटर 3 तरीके के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फॉर्म में। सॉलिड को आप जानते ही हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ना के बराबर होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, साइज़ फिक्स होता है, कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है, फ्लूइडिटी नहीं होती है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिल्कुल नहीं होता है। इसके अलावा लिक्विड्स में फ्लूइडिटी होती है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत होता है। सॉलिड्स के कंपैरिजन में डेंसिटी बहुत कम होती है, मींस मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, फ्लूइडिटी होती है, कंप्रेसिबिलिटी होती है। और गैसेस में ना तो फिक्स वॉल्यूम होता है, ना ही फिक्स साइज़ होता है, ना ही फिक्स शेप होता है। जिस कंटेनर में डाल दें वही का गैस शेप ऑक्यूपाई कर लेती हैं गैसेस। और इनमें कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ये फ्लूइडिटी बहुत होती है। अगर हम कमरे में एक अगरबत्ती जला देते हैं तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू इसका स्मेल पूरे रूम में फैल जाता है, खाना बनने का स्मेल फैल जाता है। सो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, ये सब आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब आता है मैटर को थोड़ा सा और एलाबोरेट करते हैं, थोड़ा दूसरे फॉर्म में पढ़ते हैं। मैटर बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं मिक्सचर के फॉर्म में और दूसरे होते हैं प्योर सब्सटेंसेस के फॉर्म में। नाम से ही पता चल रहा है, मिक्सचर वो होते हैं जिनमें दो से अधिक चीज़ें मिक्स कर दी गई हों। तो जैसे मिक्सचर 2 तरीके का होता है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस में क्या होता है कि इनका फेज सेम रहता है, जो भी चीज़ें मिलाई गई होती हैं, सब्सटेंसेस मिलाए गए होते हैं, जिस मटेरियल को मिक्स किया गया होता है उनके फेजेस सेम होते हैं। सपोज सॉलिड को मिक्स किया गया है तो होमोजीनियस है, लिक्विड को मिक्स किया गया है तो होमोजीनियस है, गैसेस को ही आपस में मिक्स किया गया है तो होमोजीनियस है। लेकिन अगर 2 डिफरेंट फेजेस के मटेरियल्स को आपस में मिक्स कर दिया गया है तो वो हेट्रोजीनियस हो जाता है। जैसे सॉलिड्स में लिक्विड को मिक्स कर देना, लिक्विड्स में गैसेस को मिक्स कर देना, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। तो ये 2 तरीके के मिक्सचर्स हो गए। और इधर प्योर सब्सटेंसेस हैं। प्योर सब्सटेंसेस भी कई डिफरेंट फॉर्म में होते हैं, जैसे कि एलिमेंटल फॉर्म में भी होते हैं तो एलिमेंट्स, और जब एक प्रॉपर कंपोजिशन में मिक्स किए जाते हैं तो वो कंपाउंड बना लेते हैं। तो इस तरीके से मैटर 2 तरीके से क्लासीफाई हुआ, मिक्सचर्स और प्योर सब्सटेंसेस के फॉर्म में। चलिए अब इन केमिकल सब्सटेंसेस में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ 2 तरह की होती हैं, एक होती है फिजिकल और दूसरी केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टी वो होती हैं जिनको हम सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं मेज़र करके। जैसे हमने किसी को गर्म किया, हमें पता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये कैसे आया? ये हमने मेज़र किया होगा, एक्सपेरिमेंटल डाटा, यानी हम इसको मेज़र कर सकते हैं और हम इसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं कर सकते। बिना इसकी आइडेंटिटी चेंज करे जब हम किसकी ये प्रॉपर्टीज़ निकाल लेते हैं, उनको क्या कहते हैं? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। जैसे कलर एक आइडेंटिफाइड उसका फॉर्म है, कलर चेंज नहीं हो सकता। मिल्क कलर वाइट है, वो वाइट ही रहता है, ये उसका फिजिकल प्रॉपर्टी है। ऑर्डर, उसका खुशबू, बदबू, ये उसका फिजिकल प्रॉपर्टी। इसी तरह मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में होती हैं। अब आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस होते हैं। आप जानते हैं कि केमिकल चेंजेस होते हैं जिसमें फेस चेंज हो जाता है। अगर हम देखिए पानी को गर्म करें और जैसे कि हम क्रिस्टल्स को गर्म करें और उसका कलर ख़त्म हो जाए, जैसे कि कॉपर सल्फेट में हमने आयरन नेल डाल दिया। अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है और उसमें आयरन नेल डाल दें तो धीरे धीरे करके उसका ब्लू कलर थोड़ा सा डिमिनिश होने लगता है, डिकलराइज होने लगता है। बहुत ज़्यादा डिकलराइज तो नहीं, लेकिन फिर भी। और अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा दें तो बहुत तेज़ी के साथ डिकलराइज होने लगता है। इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पर शायद कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसका मतलब है उसका ब्लू कलर जाना उसका फिजिकल चेंज नहीं है, ये उसका केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें कलर चेंज हो रहा है। सो ये इस तरह की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं यहाँ पर, जैसे कि एसिडिटी, बेसिसिटी एंड कंबस्टिबिलिटी। सो मेनी चेंजेस हैं कि हम थर्मल डिकम्पोजिशन कर दें, एडिशन रिएक्शंस कराएं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब आता है कि हमें इन प्रॉपर्टीज़ को मेज़र करना है। मेज़र करने के कुछ सिस्टम्स होते हैं।
आप फिज़िक्स में भी ये टॉपिक पढ़ते हैं, 9th में भी आपने पढ़े थे। कुछ तो हमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑक्यूपाई करने होते हैं जिससे ऑल ओवर वर्ल्ड एक ही तरीका हो पढ़ने का, तो उनको जो मेजरमेंट के सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम मैंने यहाँ बताया SI यूनिट कहे जाते हैं, और ये 3 तरीके की होती हैं, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, एंड FPS में फुट पाउंड एंड सेकंड सिस्टम। ये 3 सिस्टम्स हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड इक्वली सारे स्टूडेंट्स के थ्रू फॉलो किए जाते हैं। तो ये 3 मेजरमेंट के SI सिस्टम्स हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम्स हैं जो हर तरफ पढ़ाए जाते हैं बच्चों को। अब अगला टॉपिक आता है कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। मैंने थोड़ी सी बनाई हैं, आपको बुक में काफ़ी मिलेंगी, और ज़्यादा डिटेल में इसमें जाने में नहीं, क्योंकि हम एवरीडे इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं, तो ये उसी में ही हमें मिल जाती क्लास 9 से, और हम तो कहेंगे कि क्लास 6 से आप ये सब प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। जैसे मास, पहला मैंने बनाया मास। मास क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर। अमाउंट ऑफ मैटर, आप बाज़ार से कुछ सामान खरीद के लाते हो, आपको मालूम होता है वो 1 kg या 2 kg, दैट इज़ मास। तो इसका SI यूनिट क्या हो गया? kg। नाउ वेट, वेट क्या है? ग्रेविटेशनल पुल होता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी। तो वेट एक फोर्स हो गया, फोर्स मीन्स SI यूनिट इज़ न्यूटन। देन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है? आप फार्मूला जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर सॉलिड का या लिक्विड का, गैस का में निकालना होता है तो एक्चुअली इसको हमें जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब और लेंथ क्यूब, ऐसा करके हम निकाल लेते हैं। इसका SI यूनिट होता है। नाउ डेंसिटी, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हम उसका SI यूनिट निकालना चाहें तो जो 2 मैंने मास अपॉन वॉल्यूम है, मास का भी यूनिट ऊपर बता चुके हैं, वॉल्यूम का ही बना चुके हैं, आप रख सकते हो। सो इसका यूनिट हो सकता है किलोग्राम इंटू मीटर इनवर्स क्यूब और ग्राम इंटू सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब। अब आता है बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर के मेज़र करने के 3 स्केल हम लोग पढ़ते हैं, सेंटीग्रेड स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। देखिए इसमें ध्यान रखना है, सेंटीग्रेड के आगे डिग्री लगता है, फ़ारेनहाइट के पहले डिग्री लगता है, बट केल्विन के आगे डिग्री यूज़ नहीं होता। ये सब कन्वर्टेबल होते हैं, हम आपस में इनको वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो थर्मामीटर में यूज़ होने वाला फ़ारेनहाइट होता है, तो उसमें सेल्सियस जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसका अलग स्केल होता है। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? जैसे कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में करना है तो फ़ारेनहाइट में करना है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो क्या होता है? 9/5 डिग्री सेल्सियस से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 3 ऐड कर देंगे तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर हमें केल्विन में कन्वर्ट करना होता है सेंटीग्रेड को, तो सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 273 जोड़ देते हैं। सपोज़ हम एक बर्तन का, एक कंटेनर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे? 10 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो केल्विन में कितना आ जाता है? 283 केल्विन टेम्परेचर हो जाता है उस कंटेनर का। हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी आपने क्लास 9th में पढ़ा है। अब इसका अगला टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। क्योंकि हमने एटॉमिक थ्योरी अभी अगले चैप्टर में पढ़नी है, तो इन लॉज पर थोड़ा अच्छे से फोकस करेंगे कि क्या है केमिकल कॉम्बिनेशंस, क्या है केमिकल का आपस में कंबाइन होना। तो कुछ लॉज तो फॉलो करते होंगे वो लॉ, केमिकल्स ऐसी तो कंबाइन हो नहीं जाते हैं, क्योंकि तो हमें उसके बड़े डीप में जाना होगा। तो हम शुरू करते हैं कि कहाँ से एटॉमिक थ्योरी स्टार्ट हुई और कहाँ पर ये मतलब ये एलिमेंट्स जो या एटम जो मॉलिक्यूल हैं, एटम है, ये कैसे थे, कैसे उन्होंने रिएक्ट करना शुरू किया, तो उनके पीछे की एक थ्योरी क्या थी, कैसे वो करते थे। तो कुछ लॉज आए, उनको हम कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो पहला लॉ है जो लेवोशियर ने दिया था, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मीन्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मास नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि हम जितना रिएक्टेंट लेते हैं उतना ही प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। सपोज मैंने एग्जांपल दिया है A + B गिव्स आउट AB। आप यहाँ पर और भी एग्जांपल ले सकते हो, यानी H2 + O2 यानी 2H2 + O2 गिव्स आउट 2H2O। अब आप इसका मॉलिकुलर मास, अगर आप एटम का मास निकाल लें तो दोनों तरफ आपका मास वाटर का सेम होगा। जैसे 2H2 का आप लिख लो, 2 × 1 × 2, हाइड्रोजन का मास 1 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, देन 16 × 2, तो अब क्या हुआ यहाँ पे? 2 × 2 = 4 + 16 × 2 = 32, और ये हो गया हमारा टोटल 36। अब जरा 2H2O का मास निकालिए, 2 × 1 × 2 + 16। आप देखो यहाँ पर भी इसका मास 36 आ रहा है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास सेम है। ये क्या ये शो करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ मास। सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब दूसरा लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कि कोई भी कंपाउंड जो भी है उसका जो प्रोपोर्शन है ना वो हमेशा एक जैसा रहता है, हम चेंज नहीं कर सकते। वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, वो H2O ही होता है। हम वहाँ पर HO2 या HO या हम डिफरेंट फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि उसका जो कॉम्पोजिशन है वो फिक्स्ड है। अच्छा, तो हमने यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल लिखे हैं
कि H2O का फॉर्मूले से मास क्या बन रहा है, आपको अगर इसमें समझ में आ रहा है तो 1 × 2 हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, और हाइड्रोजन के 2 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देन 1 × 2, और प्रोपोर्शन किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। तो हम इनका जो रेशियो निकालते हैं मास का वो कितना आ जाता है 1:8, और ये फिक्स है। ये अगर चेंज हो जाएगा तो ये भी चेंज हो जाएगा, यानी कि चेंज होता ही नहीं, यानी कि इसका प्रोपोर्शन हमेशा फिक्स होता है। इसी तरह एक कार्बन डाइऑक्साइड आप किसी का भी निकाल सकते हैं, मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड का लिख देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला है CO, और यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक मास है 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 18। अब इसके बीच का सिंपल रेशियो क्या हो गया, 4 से डिवाइड करें, नो 4 से नहीं, 2 से, 2 6 and 2 9 सा, सो रेशियो विल बी 6:9, 6:9, और ये फिक्स है। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो रेशियो है वो 6:9 है, आप किसी का भी निकाल सकते हैं। अब आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, ये डाल्टन ने दिया था। हाँ, इसके बारे में बता दें, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, ये लॉ जो था वो प्राउस्ट ने दिया था, तो साइंटिस्ट के भी नेम थोड़ा पढ़ लीजिएगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन ये डाल्टन ने दिया था। इसमें क्या होता है कि जब 2 या ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, अगर वो डिफरेंट फॉर्म में कंबाइन होते हैं तो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बनाएंगे, लेकिन उनके आपस में जो रेशियो है ना एक दूसरे के मल्टीपल फॉर्म में होते हैं। कंडीशन क्या होती है कि उनमें से जो 2 एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं उनमें से किसी भी एक एलिमेंट का नंबर, या यूँ कहें कि उसका मास फिक्स्ड होना चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। जैसे कार्बन 2 ऑक्साइड्स बनाता है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। कार्बन का मास कितना है 12, ऑक्सीजन का मास कितना है 16। इधर CO2 में देखते हैं, कार्बन का मास कितना होता है 12, और ऑक्सीजन कितने हो गए 2 एटम, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 × 16। अब रेशियो क्या आएगा इस पर, इसका हो गया 12:16 और इसका हो गया 12:32। तो देखिए कार्बन का तो फिक्स है, क्योंकि कार्बन का एटम भी फिक्स है, लेकिन ऑक्सीजन का वेरी हो रहा है। मैंने क्या कहा था, कंडीशन होनी चाहिए किसी एक एटम का फिक्स और दूसरे का चेंज हो। आप देखिए क्या मल्टीपल में है, 16 1 × 16, 16 2 × 32। तो ये इस तरह के जो मल्टीपल में प्रपोर्शन होते हैं इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। एक अच्छा एग्जाम्पल है जैसे कि H2O और H2O2, आप देख सकते हो। H2O में हाइड्रोजन का 2 एटम्स हैं, 1 × 2 1 मास होता है, 2 एटम्स (16), यानी 2:16, ये इसका रेशियो हो गया। H2O2 में देख लेते हैं, 1 × 2 रेशियो 2:16। देखिए आप 1 × 2 हो गया इसका, और 16 2 × 32। आप देखिए हाइड्रोजन का नंबर फिक्स है, 2 मास फिक्स है, 16 1 × 16, 16 2 × 32। और एक एग्जाम्पल देखिए, नाइट्रोजन डिफरेंट ऑक्साइड्स बनाता है, NO2 NO3, देखिए कितने बनाता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। अब इसमें क्या है, नाइट्रोजन का मास 14, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का मास 14 और इसका 2 होने की वजह से 2 × 16। इधर NO3 में 14 इसका हो गया 3 × 16। आप देखो यहाँ पर 14:16, यहाँ पर 14:32, यहाँ पर 14:48। यहाँ पर नाइट्रोजन के तीनों जगह मास फिक्स है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के चेंज हो रहे हैं, 16 1 × 1, 16 16 2 × 32, 16 3 × 48। ये आपस में एक मल्टीपल प्रपोर्शन रखते हैं। सो दिस इज़ द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। अब आगे आता है अगला लॉ, गेली-सेक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम्स। इसमें क्या होता है, जब गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं, हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो मास तो बराबर रहता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसका गैसियस वॉल्यूम फिक्स रहे। हम देख रहे हैं कि 100 ml हाइड्रोजन गैस 50 ml ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 100 ml वाटर बना रहा है, यानी कि वॉल्यूम टोटल हुआ 100 + 50 150, बट वॉल्यूम प्रोड्यूसेस 100 ml ओनली। इसका मतलब है कि गैसेस रिएक्शन में जो वॉल्यूम इसका आता है, इतने कंटेंट यूज़ करने के बाद भी इतना ही बनता है, यानी सम प्रेशर वाज अप्लाइड देयर। So when gases react in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are in same temperature एंड प्रेशर। ये मैंने इसका एग्जाम्पल दिया कि हमें पता चल जाता है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हैबर प्रोसेस अमोनिया बनाने का, N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3। आप देखिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पर N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3। आप देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम, हाइड्रोजन के 3 वॉल्यूम, लेकिन यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है अमोनिया का 2 वॉल्यूम, यानी 1 + 3 4 वॉल्यूम यूज़ हो रहा था, बट प्रोड्यूस वॉल्यूम 2 ही है, यानी कि जस्ट हाफ, यानी रिएक्शन कंप्लीटली शो करती है कि इस रिएक्शन में प्रेशर अप्लाई किया गया होगा। सो दिस इन्फॉर्मेशन वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस लॉस।
नेक्स्ट एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रो लॉ आप पहले से जानते हैं कि 9th में पढ़ा आपने कि फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसका है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कंडीशन तो वही होती है कि टेम्परेचर प्रेशर एक जैसा होना चाहिए तो नंबर ऑफ पार्टिकल सेम रहता है और वो नंबर कांस्टेंट हो जाता है और उसको बोलते हैं, उसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इसको एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं और इसको सिंपली NA या N0 से डिनोट किया जाता है, यानी आप लिख सकते हो NA और N0 ऐसा करके डिनोट कर सकते हैं। अब आता है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो था वो केमिस्ट्री वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है इस थ्योरी से। अगर ये नहीं होता तो शायद आगे केमिस्ट्री पर डिस्कवरीज मुश्किल हो जाती। सो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि देखिए मैटर एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है और वो एक अगर सेम एलिमेंट होता है तो उसका वो आइडेंटिकल होता है, वो इंडिविजुअल भी होता है। अगर वो डिफरेंट एलिमेंट्स में होता है तो फिर वो आइडेंटिकल नहीं होता है। एक एलिमेंट में होता है उसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं, एटॉमिक मास सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, बट अगर डिफरेंट एटम्स होते हैं तो सारी चीज़ें बदल जाती हैं। पहले उन्हें पुरानी थ्योरी में दिया था कि इंडिविजिबल था, लेकिन उन्होंने तुरंत अपनी थ्योरी को करेक्ट किया। उन्होंने पता चल गया कि गलत है और उन्होंने करेक्ट किया कि एटम डिविजिबल है। अगर वो डिविजिबल नहीं होता तो शायद रिएक्शन ही नहीं करता। और उसके 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स थे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये बाद में हम फर्स्ट चैप्टर मीन्स एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले में पढ़ेंगे। सो ये डाल्टन की थ्योरी थी और उन्होंने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करने में बहुत हेल्प किया। अब आता है एटॉमिक मास। सो 1 एटॉमिक मास में हम लोगों ने स्टैंडर्ड लिया था कार्बन 12, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 16। कार्बन के 2 आइसोटोप हैं, कार्बन 14 एंड कार्बन 12, जिसमें कार्बन 14 कार्बन डेटिंग होता है। कार्बन 12 जो होता है बेसिकली बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है अर्थ क्रस्ट में और यही सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला होता है, तो हम इसी को ही लेते हैं। और इसके कार्बन 12 एटम के 1/12 मास के बराबर जो है उसके स्टैंडर्ड माना गया और उससे मेज़र किया गया। सो 1 एटॉमिक मास यूनिट की जो यूनिट आती है, वैल्यू आती है, दैट इज़ 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। हम इसी से ही मेज़र करके सारे एटम्स के एटॉमिक मासेस निकाल लेते हैं। अब आता है एवरेज एटॉमिक मास। एक न्यूमेरिकल जैसा है, हम इसको करके बताते हैं आपको। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है कि देखिए बहुत सारे आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं। जैसे कि हम यही ले लेते हैं, चलिए, कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं। क्लोरीन का एक 1735 है और क्लोरीन का 1737 है। अगर क्लोरीन 1735 का 75% प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट में और इसका 25% प्रेजेंट है, तो इसका एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा? तो निकालते हैं, चलिए इसको ऐसे करते हैं एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए कि एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू, दिखाई दे आपको, 35। ये क्या है इसका एटॉमिक मास, कितना परसेंटेज है, 75/100 प्लस इसका मास कितना है 37 और इसका परसेंटेज कितना है 25 मल्टीप्लाइड अपॉन 100। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो आएगा 2625/100 प्लस इसका कितना आ जाएगा 925/100। टोटल इसका कितना वैल्यू आ गया, डेसिमल लगा दीजिए यहाँ पे, 26.25 प्लस इसका कितना हो जाएगा 9.25 और इसका टोटल आ जाता है 35.5। इसलिए हम लोग जो केवल क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है वो 35.5 यूज़ करते हैं। ऐसे ब्रोमीन का भी जितने भी आइसोटोप्स हैं आप निकाल सकते हो। सो दिस इज़ द एटॉमिक मास यूनिट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे video. In the next video I will tell you about new things like molecular mass, formula mass, etc. So please मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।